इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का असर पूरी दुनिया पे तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी इसका सीधा असर है। इंटरनेशनल लेवल पर पैदा हुई गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कश्मीर के कालीन एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बड़े इवेंट्स मुतासिर हो रहे हैं, एग्जीबिशंस कैंसिल हो रहे हैं और नुमाइश का कोई पहलू अब खुला हुआ नहीं रहा, चाहे यूरोप के बाजारों में हो या फिर मिडिल ईस्ट में। टेक्सटाइल वजारत के तहत काम करने वाली कॉरपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि CEPC की बात हो रही है। उन्होंने तस्दीक कर दी है, यानी कि मुहर लगा दी है कि कश्मीर एक्सपोर्टर्स के लिए होने वाली अहम नुमाइशें, एग्जीबिशंस फिलहाल के लिए मुलतवी कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि डेनमार्क में होने वाली कोपेनहेगन लाइफस्टाइल एक्सपो और चीन में होने वाले इंटरनेशनल कॉरपोरेट एग्जीबिशन अब अपने तय वक्त पर नहीं होंगे। आगे कब होगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, जिससे एक्सपोर्ट्स और दस्तकारों की जो मार्केट है या फिर उनका जो कारोबार है बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। और इसके अलावा UAE यानी मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, इनमें शारजा में होने वाली नुमाइश में एग्जीबिशन भी मनसूख कर दी गई है, जो कि मिडिल ईस्ट मार्केट तक पहुंच के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म माना जा रहा था। हुकाम के मुताबिक फिलहाल किसी नए अलॉटमेंट या फिर तकसीम का अमल शुरू नहीं हुआ है। CEPC अब नए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और नई तारीखों पर गौर कर रहा है कि आगे जैसे ही जंग रुकती है, हालात बेहतर होते हैं, इस तरह की नई तारीखें दी जा सकती है, लेकिन कब होगा किसी को नहीं मालूम। कालीन इंडस्ट्री को आलमी मार्केट में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए मौका मिलता है और इस मौके को भुनाना भी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो दो तीन चीज़ें इसमें साफ है। नंबर 1 कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है, ग्राउंड पे फौज उतारने की तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए कि 2-4 महीने तो फिर कहीं नहीं गया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हम ये माने कि बहरे अहमद या फिर आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बंदिश हो सकती है या फिर यहाँ पे जंग की सूरत में कोई भी सेफ गुजर नहीं पाएगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बुरी तरीके से मुतासिर होगा। और तेल और गैस तक क्यों महदूद रही है, फिर खाद का क्या होगा, फिर वहां से आने वाले जो फर्टिलाइजर्स के अलावा जो केमिकल्स हैं जिसके जरिए तमाम तर चीज़ें हमारे होम ग्राउंड पे ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें इंपोर्ट की जाती है और उसके बाद अपने होम ग्राउंड पे फैक्ट्रीज में ये सारी चीज़ें कंपनी के थ्रू बनाई जाती है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। वो कैसे होगा? फिर हमारे यहाँ के जो सामान पूरी दुनिया में हम बेच रहे थे, उसका फ़ायदा हो रहा था, उससे कारोबार से लोग जुड़े हुए थे, ख़ास तौर पर बड़ा तबका जिनको रोज़गार इससे मैसर था, उनका क्या होगा? अभी तो हमने उनकी बात ही नहीं की जो ऑलरेडी इन इलाकों में काम कर रहे थे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने जो तस्दीक की है, क्या एक बड़े खतरे की घंटी है। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। मीर, समझने की कोशिश करेंगे। वॉर गहन तरीके से जारी है, कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन असर बहुत बड़ा है, या फिर ये कहिए कि जंग की आंच हर तरफ महसूस की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन पर जो छोटे कारोबारी या फिर मजदूर तबका है वो अपने घरों पर जाने को मजबूर है। फिलहाल यही एक सूरत हाल नहीं है, बल्कि और भी सूरत हाल है। लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लोगों की लाइनें, और जो कारोबार है मार्केट्स के अंदर जो नजर आती थी, जिसकी चमक दमक से हम सभी वाकिफ हैं, वो अब धीरे धीरे मुंदमिल होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अपडेट सबसे पहले। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से अभी ईरान और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ड्रास्टिक जो इफेक्ट्स जो है वो हमें अक्रॉस ग्लोब देखने को मिल रहे हैं। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डेफिनेटली मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए जब हम उस सूरत हाल को देखते हैं तो हमें यहाँ पे उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि जब हम कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं तो हमें ये एक टूरिज्म स्टेट नज़र आती है, हमें एक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, जहाँ से सबसे ज़्यादा हाथ से किए हुए काम जो है पूरे वर्ल्ड में सेल किए जाते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक गर्ल्स की बात बताऊँ तो 2026 की अगर हम करंटली बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 300 करोड़ का बिजनेस हुआ था हैंडीक्राफ्ट्स का, जब हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अगर जब हम पूरे साल की बात करते हैं, यानी कि 2026 ईयर की बात करते हैं, तो ये 1500 करोड़ तक जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह से ये एक मुतासरा सूरत हाल हमें यहाँ कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रही है, जब हम एक पर्टिकुलर शोबे की बात अभी कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको हम टच करेंगे, लेकिन शुरुआत जिस तरह से कश्मीर की जो कश्मीर की प्रेजेंस की बात की तो पूरे ग्लोब में
मुख्य हैंडीक्राफ्ट से जाना जाता है। यही रीजन है कि मैंने पहले इस शोबे को आपके सामने शेयर किया है। 3 करोड़ का बिजनेस हमने इस साल पहले पे रिपोर्टेडली किया है, और पूरे साल का जब हम कैलकुलेट लगाते हैं एज पर एजम्पशन वो 1500 करोड़ तक भी जा सकता था। लेकिन आज की डेट में हमें जो डिलेड कंसाइनमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जो एक रिस्क फैक्टर जो हमें खासतौर पर सी रूट का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी खाली जितनी भी शिपमेंट्स जो है वो डिले चल रही हैं, उनकी सस्पेंशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो एक आलमी एक बाजार जो है कश्मीर के हवाले से जब हम देखते हैं वो डेफिनेटली मुतासर हो चुका है। और रिपोर्टेडली 3 ऐसे जो प्रोग्राम्स जो है खासतौर पर इवेंट्स जो है अक्रॉस ग्लोब होने वाले थे कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, चाहे हम कोपेनहेगन की बात करें, चाइना की बात करें, यूएई में शारजा की बात करें, जो बड़े 3 ग्लोबल लेवल पे इवेंट्स होने वाले थे कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, वो तीनों अभी रिपोर्टेडली पोस्टपोन हो गए हैं। हालांकि कैंसिलेशन की बात अभी जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन पोस्टपोन बिल्कुल कंफर्म्ड है कि वो पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आलमी सतह की बात करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के बनाने वालों की बात जब पहुंचे तो हमें अपने इलाकों के वो आम मजदूर नजर आएंगे जो अपने हाथों से उस कालीन को बनाते हैं, उस नमदे को बनाते हैं, पश्मीना को तैयार करते हैं, पेपर मैशी पे अपने रंगों से उसकी रौनक बढ़ाते हैं। हम उन मजदूरों की बात करते हैं जो 300 रुपए जो है दिन के कमाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मुतासरा सूरत हाल है, वहीं पे हमें ना सिर्फ करोड़ों का अभी नुकसान जो है फेस करना पड़ रहा है, बल्कि साथ साथ जो एक आम मजदूर है जो कि 300 रुपए पे अपनी जिंदगी का गुजारा करता है, अपनी पूरे लाइफ का एक नक्शा अपने बच्चों की तालीम, अपने घर में अशाई खुर्दनी की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करता है, बच्चों की तालीम को पूरा करता है, अपनी अद्वियात के हवाले से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करता है। तो कई सारे मामला रहते हैं जब हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम हर एक वर्ग जो है, हर एक शख्स जो है, या हर एक क्लास ऑफ द सोसाइटी इसमें अभी करंटली मुतासिर है। हालांकि लगातार ये हम अभी पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हमारा मुल्क अभी करंटली किसी हद तक जो है जूझ रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे कंट्री की जो फॉर्मुलेशंस जो है, या अभी जो डिप्लोमेटिक जो अभी ट्रांसपेरेंसी चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही हैं, उससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी नागरिक को हिंदुस्तान के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इनफैक्ट हमने प्रीवियसली भी देखा कि जो लास्ट मंथ जो है हमें यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिली, चाहे हम एलपीजी गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, या पेट्रोल पंप्स पे लंबे कतारों की बात करें, डीजल की स्कैर्सिटी की बात करें, लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ हिकमत अमलियां काम कर रही हैं जिसकी वजह से लोग उस हद तक मुतासिर नहीं हो पा रहे। लेकिन एक लार्जर स्केल पे जब आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे करंटली 2 बड़ी चीजें देखने को मिली हैं। एक, अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कैपिंग चल रही है, खासतौर पर उसको लिमिट कर दिया गया है, जो कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि हॉस्टल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं वहाँ पे लिमिट रखा गया। साथ साथ दूसरी बड़ी चीज हमें इस करंट क्वार्टर में देखने को मिली, 2 बार इन्फ्लेशन हुई। पहली जो इन्फ्लेशन थी 114 रुपए की थी, जिसमें हमें कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पे रेट्स करती हुई नजर आई। रिसेंटली 4 दिन पहले ही एक और रेट की इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली 195 रुपीज की। तो करीबन जो एक कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो अभी एक एंटरप्रेन्योर को 2100 रुपए तक का पड़ रहा है। और ये रेट इन्फ्लेशन डेफिनेटली हर एक चीज पे मुतासर करते हैं। कोई शख्स जो अपने घर के लिए अफोर्डेबल चीजें खरीदना चाहता है और उसकी जो रेट्स जो है वो ऑब्वियसली इम्पैक्टेड है, क्योंकि जहां पे हम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पे 2 बार इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वही रेट इन्फ्लेशन हमें बाकी उससे बनते हुए प्रोडक्ट्स पे भी देखने को मिल सकती है। एक चीज हमें जरूर बताइएगा मीर, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि कोशिशें चल रही है, सरकार ये बार बार कह रही है और कि अभी किसी भी तरह के एसेंशियल की जरूरत नहीं है, तेल गैस की कोई भी कमी नहीं है, इन तमाम तर कमियों को पूरा किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जारी है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर ये वाकई ऐसा ही है तो एक बड़ा सवाल कि फिर लाइनें क्यों लग रही है, लोग कहीं ना कहीं डर के साए में क्यों जी रहे हैं। अलग अलग जगह पे जहाँ पे गैस की किल्लत हो सकती है, वो माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे एजेंसियाँ हैं वहाँ पे हम बड़ी बड़ी कतारें देखते हैं, लोगों को टाइम पे गैस डिलीवर नहीं होता और उसमें हर कोई शामिल हो रहा है। और छोटे जो आम लोग हैं जो ब्लैक से लेते थे, जिनका कंज्यूमरशिप नहीं है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। 5000 में एक गैस सिलेंडर कैसे बिक रहा है, ये अलग अलग जगह की सूरत हाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो डिस्पाइट ऑफ जो नंबर ऑफ जो कंफर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक की गई हैं ताकि जनरल पब्लिक जो है
पैनिक की सूरत हाल में ना पड़े। तो इस ज़मन में रेगुलरली जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो बार-बार लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो एक इसका कोर रीज़न जो है, वो एस्केलेशन ऑफ वॉर है, क्योंकि कहीं पे भी ईरान और इजराइल के माबैन अभी कोई भी ऐसी सूरत हाल करंटली देखने को नहीं मिल रही है जहां से इस बात को सेटिस्फाई किया जाए या इस थ्रेट को सेटिस्फाई किया जाए कि वॉर कहीं पे जो है डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जो है तब्दील हो रहा है। हमें रेगुलरली मिसाइल्स और रॉकेट्स की विजुअल्स जो है हमें रेगुलरली सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलती हैं। तो कहीं पे कोई एक स्टॉपिंग या एक हॉल्टिंग सिचुएशन जो है करंटली अभी इस वॉर के हवाले से देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से करंटली जो सूरत हाल जमीनी लेवल पे बनी हुई है, उसकी वजह से लोगों में एक अपना थ्रेट है। उनको पता है कि क्योंकि दो हमारे पास स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट ये है कि जो हॉर्मुज से चलता है और दूसरा जो कि यमन से क्रॉस करता है। और अगर यमन वाला भी जो स्ट्रेट है अगर वो ब्लॉक हो जाता है, एटलीस्ट 35% जो कि ऑयल सप्लाईज है अक्रॉस ग्लोब वो रुक सकती है। हालांकि अभी एक पहले पैमाने पे हमें इस ब्लॉकेड की सूरत हाल देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक एक प्रोसेस के जरिए अब जितने भी हमारे मुल्क के जो शिप्स है, खासतौर पर जो फ्यूल कैरिंग है, एलपीजी की बात करें, पेट्रोल की बात को क्रॉस आउट जो है उनको करने दिया जा रहा है। लेकिन जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन सभी चीजों पे पड़ा था और लोग इस बात से काफी डरे हुए थे कि अगर वॉर कहीं पे संजीदगी अख्तियार करता है या इसमें हमें मल्टीपल कंट्रीज की एंट्री देखने को मिलती है, क्योंकि अभी जिस तरह से रिसेंटली बताया गया है कि शायद ऐसा हो सकता है कि खत जो लैंड जो है वहां हमें मल्टीपल डिफेंस की जो लाइंस जो है वो एक दूसरे के सामने टकराती हुई नजर आ सकती है। तो वो एक और मजीद एस्केलेशन है। तो जहां पे एस्केलेशन की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, वहीं पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन जनरल पब्लिक जो है वो देखने को मिलती है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन और बड़ी जो एक तस्वीर जो है वो हमें देखने को मिली कि लोग स्टॉकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे हम अशाई खुर्दनी की किसी भी चीज की बात करें, हमें पेट्रोल पंप्स पे यहाँ पे लोग बोटल्स, प्रेशर कुकर्स में भी जो है तेल भरते हुए, स्टोर करते हुए नजर आए थे, केन्स में भरते हुए नजर आए थे। या एलपीजी गैस सिलेंडर्स की अगर आप बात करें तो जो घर एक महीने के अंदर जो है 2 सिलेंडर्स है, एक सिलेंडर को कंज्यूम करता है, उसने अपने घर में 4-4, 5-5 सिलेंडर्स की स्टॉकिंग करनी शुरू कर दी थी। वहीं पे हमें जो गैस डीलर्स हैं उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया था। उनको पता था कि लोग इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं, शायद इस सूरत हाल को एनकैश किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको लेकर बड़े डीपली और बड़े कंसर्न मैनर में जो है एक्टिविटीज की जा रही है, एक्सरसाइजेस की जा रही है, सो दैट के लोगों को किसी भी तरीके मुतासिर ना पड़। एक चीज जो मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था मीर, मैंने सोचा कि एक एक चीज गाहे बगाहे आपसे समझने की कोशिश करूं। करीब करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार है कालीन का। अभी उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें दिखाने की भी कोशिश की। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से ही 80,000 लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर एग्जीबिशन कैंसिल होते हैं, अगर इंटरनेशनल नुमाइश कैंसिल होती है और अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं, जैसा कि चाइना में या फिर मिडिल ईस्ट के कई सारी कंट्रीज़ में या फिर आपके यूरोप के कई सारी कंट्री में, तो फिर क्या आने वाले दिनों में इसका और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा के दम लेंगे, पत्थर एज में, स्टोन एज में भेज देंगे और उसके बाद वगैरह वगैरह, यानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो औद्योगिक एक क्षेत्र है, पूरा इलाका, क्या उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद या फिर अंदेशा आप समझ पा रहे हैं? अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस सूरत हाल को किसी भी तरीके से बेहतर नहीं किया जाता, इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब हम कंट्री लेवल पे देखते हैं तो हमें 3 तरह के एग्जीबिशंस देखने को मिलते हैं। एक जो हमारा लोकल लेवल पे होता है, जो हमें यूजुअली यहाँ कश्मीर हाट, शेर कश्मीर पार्क, टूलिप गार्डन या शालीमार गार्डन्स में ऐसी सूरत हाल में जो है ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के जरिए जो है वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं और ना सिर्फ उसकी प्रमोशन होती है, लेकिन एक छोटे स्तर पर उसकी जो एक बिजनेस जो है उसको भी एनहांस और डेवलप किया जाता है। ये एक अब इसका बेसिक स्टेप है। सेकंड टू, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे कंट्री के मल्टीपल स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाइड, जहाँ पे हमें इस तरह के, चाहे प्रगति भवन की बात करें, कई सारे हमारे दिल्ली में भी हैं, मुंबई में है, गुजरात में है, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, जहाँ पे इस तरह का फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, जहाँ पे
ट्रेडिशनल आइटम्स को जो है वहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए वहाँ पे उसकी एग्जीबिशंस की जाती हैं। तो ये हमारे मुल्क की सतह की बात है। लेकिन उसके बाद जब हम लार्जर स्केल पे देखते हैं, ग्लोबल लेवल पे पूरे साल जो है इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसके लिए एक लार्जर लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, कमिटमेंट्स भी होती हैं, कई सारी एक्सपेंसेस होती हैं, इसका एक्सपेंडिचर का एक सिस्टम रहता है। लेकिन आपने जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर को पे किया है, चाहे हम एक मीडियम लेवल का एक कारोबारी होता है, उसने अपने वर्कर्स को पे किया है, लेकिन जो पे आउट वो वहां से हासिल कर सकता था, यानी कि उन एग्जीबिशंस में जाके वो वहां पे उन सभी चीजों को बेच सकता था, वो अभी एवेन्यू ऑफ हो गया। अब उसकी वजह से अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो बच रहा है, लेकिन दूसरा एक लार्जर लेवल पे फंस रहा है। अब जहां पे हम नेशनल लेवल की ट्रेडर्स की या स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, एग्जिबिटर्स की बात करते हैं, उनकी वजह से जो आगे बिजनेस डीलिंग्स थी, शिपमेंट्स थी, वो है की वजह से जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे हमारे ट्रेड अफेयर्स है, खासतौर पर इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स के साथ या उन एग्जिबिटर्स के साथ जो उस कंट्री लेवल पे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बिल्कुल। तो अब ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कालीन के अलावा और कौन कौन सी इंडस्ट्री है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो उनका इम्पैक्ट उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि करीब 80,000 से 1 लाख कारोबारी सिर्फ कालीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और जाहिर है कि 2600 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कालीन से जम्मू कश्मीर में होता है। बारामूला या फिर बडगाम एक बड़ा इलाका है जहां पे इसका कारोबार बेहतर तरीके से होता है और बाहर की दुनिया में हमारी कालीनें जाती हैं और बेहतर दाम लेकर के वसूल करके आती हैं। मैं कंपैरिजन अगर करूं ईरानी कालीन से या अरबियन से तो शायद इसमें कोई भी शायद खराबी नहीं होगी। मैं वापस आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सा ऐसा बाजार है जो हिट होगा इस चीज से या हिट हो रहा है। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आकिब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस जंग का असर नजर नहीं आ रहा है तो फिर लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही है? ब्लैक में 3 से 5-5 हज़ार के बीच में सिलेंडर्स क्यों बिक रहे हैं? जो मजदूर तबका या आम रोजीना का कमाने वाला जो डेली वेजेस इंसान है वो अपना कारोबार या जहां पे वो काम कर रहा था उसे छोड़ करके गांव जाने को क्यों मजबूर है? जम्मू की पूरी जो स्थिति है वो आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल आमिर, अगर हम जो दावों की बात करें तो दावों में और जमीनी हकीकत में जरूर अंतर है और वो दिख भी रहा है। आपको मैं बताऊं कि अभी भी बड़ी सारी गैस इंडस्ट्रीज हैं जो कि नॉर्मली आज लोग गैस जैसे बुक करवाते थे और नेक्स्ट डे डिलीवरी, अभी बहुत हद हो गई, तीसरे दिन डिलीवरी हो जाती थी। आज अगर बुक करवा रहे हैं तो लोगों को 4-4, 5-5 दिन तक जो है गैस डिलीवर नहीं हो रही है। हालांकि उनको मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो देखते हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, तो सिलेंडर डिलीवर नहीं हो रहा है, फिर वो एजेंसी में जाते हैं। देन वहां पर जाके फिर वो उनको कहा जाता है कि अब आप अपना OTP दे दीजिए जो आया है, उसके बाद अब आप आपको डिलीवरी कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, यानी कि ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं शॉर्टेज का ही असर है कि गैस एजेंसी की जो डायरेक्ट होम डिलीवरी होती है या फिर जो लोग बुकिंग करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो 1 से 2 दिन पर बुकिंग कर डिलीवर कर देते हैं गैस सिलेंडर, वो नहीं कर रही है। इसी कारण हमें गैस एजेंसी के बाहर आपको लोगों की जो हमें जो है वो कतारें भी नजर आ रही है और रश भी नजर आ रहा है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, मैंने अपने अगर खुद की अपने पर्सनल डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें तो भी मैंने जिस तरह 29 करवाया था 6 तारीख को और अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। वहीं जब मैंने आज गैस एजेंसी में जाकर के पूछने की बात की तो उन्होंने कहा आप OTP बता दीजिए, रजिस्टर करवाइए, उसके बाद हम आपको 2 से 3 दिन के बाद फिर जाकर जो है डिलीवरी देंगे। यानी कि तब भी मेरे को हमें जो है जैसे कि एश्योरेंस नहीं दी उन्होंने कि एग्जैक्टली कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, वो कह रहे हैं 2 दिन में कर देंगे। तो यही कारण है कि लोगों को एजेंसी में जाना पड़ रहा है एक बहुत बड़ा। या तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने गैस सिलेंडर बुक करवा दिया है उसके बाद लोग अगर एजेंसी में जा रहे हैं तो फिजिकली जाकर के सिलेंडर ले सकते हैं बजाय। ख्वाहिश, आपने जो अभी कहा ये चीजें अलग अलग सिटीज और रियासतों में भी हमने अभी देखा और इसमें साफ तौर पे टाइम बाई करने के लिए एजेंसियां क्या कर रही हैं कि KYC करवाने के नाम पे या फिर आप एजेंसी में आइए और यहाँ पे तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फुलफिल कीजिए वगैरह वगैरह या न्यू फॉर्म वगैरह, और उसके साथ साथ पहले जिस तरीके से घरों को पहुंच जाया करता था, सिलेंडर डिलीवर होता था, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो क्या इस तरह की तमाम तर जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं ये इसका कोई जवाब है या जवाबदेह
जवाबदेही क्या सामने से आ पा रही है कि इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि सरकार देखिए वाज़े तौर पे ये कह रही है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर नहीं दिक्कत है, नहीं परेशानी है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये किसके शह पे हो रही है? देखिए आमिर, आज ही मुख्यमंत्री ने जब रिएक्शन दिया इसको एसेंशियल सर्विसेज को लेकर या फिर पेट्रोल गैस की स्टॉक को लेकर, तो उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि हमारे पास एक हफ्ते से ज्यादा का की स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईरान का युद्ध और खींचता है तो यकीनन ग्लोबली जो है वो कई सारी चीजें जो है वो महंगी होंगी और उसका असर फिर पड़ना शुरू होगा। हालांकि पीएम ने जो चीफ मिनिस्टर से बात की है उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम और दूसरे रूट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां से हम सप्लाई मंगवाते रहे, शॉर्टेज ना हो। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें, ये बिल्कुल सही बात है कि गैस एजेंसीज अलग अलग तरीके से लोगों का टाइम किल कर रही है और कहीं ना कहीं जो चीजें जल्दी डिलीवर होनी चाहिए, खासतौर पर गैस सिलेंडर की बात करें वो नहीं हो पा रहा है। इवन कि अगर हम कमर्शियल सिलेंडर की बात करें वो तो मिल ही नहीं रही हैं और उस कारण जब अगर मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जैसे कि सतीश शर्मा से कई बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये तक कह दिया, जो भी सवाल पूछा कि आप हमें बताइए कौन रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला डोमेस्टिक सिलेंडर यूज कर रहा है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि दूसरे पे बात डाल देते हैं कि आप हमें बताइए फिर हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि जमीन पर वो चीज को इसको बिल्कुल भी इसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं एजेंसी को लेकर भी जो हम देखें तो अधिकारी कहते हैं कि हम जाके चेक कर रहे हैं स्टॉक, क्या इनको ये डिलीवरी सिलेंडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीजें वो ठीक है। वो जब वो जाते हैं तो उस समय अधिकारी भी कहते हैं और एजेंसी वाले भी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, सारी सप्लाई है, गैस सिलेंडर भी है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि शहरों में 25 दिन के बाद सिलेंडर बुक हो रहा है, 25 दिन के बाद बुक हो रहा है तो फिर एक हफ्ता डिलीवरी में लग रहा है। वहीं रूरल एरिया में 45 दिन का वक्त है। यानी कि आप मान लगाइए कि अगर 45 दिन तक किसी का सिलेंडर खत्म हो गया तो उसके बाद कोई चारा नहीं होगा, या तो लकड़ी पे खाना बनाएगा या तो उसको इंडक्शन यूज करना पड़ेगा या उसका कोई और तिगड़म लगा करके गैस सिलेंडर जो है ब्लैक में लेना पड़ेगा। बिल्कुल ख्वाहिश हमारी और आपकी ये बात हो रही है कि ये उन लोगों की बात है जो कहीं न कहीं बोलना जानते हैं, अपना हक वसूलना जानते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वो आगे बढ़ करके इन तमाम तर चीज़ों को छीनना जानते हैं। लेकिन वो लोग जो एक बड़ा तबका है जो शायद बोल नहीं सकता, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, उनकी बात तो अभी हो ही नहीं रही है। आखिर मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। अर्बन एंड रूरल एरियाज के बारे में हमें बताइए और ख़ासतौर पे बाज़ारों की जो सिचुएशन है उसके बारे में हमें बताइए कि जो छोटे कारोबारी हैं या फिर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी, जिनकी डिपेंडेंसी है जिन कारोबार पे, उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हो पा रही हैं, और ओवरऑल सिचुएशन इस जंग का जो इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं पूरे वादी के अंदर वो कैसा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में अभी जो जंग चल रही है इजराइल और ईरान के दरमियान, और जो लगातार अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि दिन ब दिन जो है इसमें शिद्दत आ रही है। और आपको मैं बताऊं कि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के साथ कई सारे लोग वाबस्ता है, और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ पे लोग कालीन बनाते हैं, जो कारपेट होता है, जो कि पूरे एशिया में मशहूर है। एशिया के साथ साथ वो मिडिल ईस्ट में भी जाता है, और मिडिल ईस्ट में लगभग कई सारे लाख कश्मीरी नौजवान अभी मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं। चाहे हम सऊदी अरबिया की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, या बहरीन की बात करते हैं, या इन जहां पे भी ये अभी जो जिन रीजन्स में अभी जो माहौल गर्म है, इन रीजन्स में जो कश्मीरी युवा है वो वहां पे कारोबार के लिए गया है और वहां पे जॉब करते हैं। जाहिर सी बात है जब वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो वो युवा घर की तरफ वापस आएंगे और ये बेरोजगारी का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ते जाएगा। और जहां तक मार्केट की बात है, जाहिर सी बात है जो इम्पैक्ट जो मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट है वो यहाँ के मार्केट्स में साफ तौर देखने को मिल रहा है। चाहे हम एलपीजी की बात करेंगे, हालांकि एक तरफ से सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन लंबी कतारें क्यों है? फिर क्यों लोग पैनिक बाइंग कर रही है? यानी कि वो जब पैनिक हो जाते तो बाइंग क्यों हो रही है? अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करते हैं तो वहां पे लगातार जो है लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होते हैं और पेट्रोल कैन्स में भर जाते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 माह का राशन, उससे भी लोग काफी ज्यादा पैनिक हुए हैं। शायद लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सेंटर की तरफ से वो स्कीम पूरे देश भर में लागू की गई थी तो सरकार ने उसमें वजाहत भी दी थी कि कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से
अब मार्केट की जब हम बात करते हैं, चाहे हम श्रीनगर की, क्योंकि सबसे बड़े मार्केट श्रीनगर में देखे जा रहे हैं, और उसके बाद साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के सोपोर की फ्रूट मंडी, और वहां पे जो है इन फ्रूट मंडीज के साथ साथ यहाँ मार्केट्स में भी काफी ज्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है। हम जो यहाँ पे गोल्ड बेचते हैं लोग, उन्होंने जो है 44 साल के बाद अपने जो उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं या जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। और जब उनसे जवाब मांगा गया क्यों आपने रिजाइन किया, तो उनका साफ तौर ये मानना है जिस तरीके से क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रही है, तो उस हिसाब से अभी मार्केट नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार जो है अपने हिसाब से जो है क्लियर पॉलिसी लेकर आए कि हमारे पास कोई भी स्टॉक की कमी नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 15 दिन का स्टॉक अभी हमें मौजूद है, और ये 15 दिन जिस तरीके से अब गुजरने वाले, क्योंकि जंग मिडिल ईस्ट में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा घातक होगा इस चीज का। मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि वादी के अलग अलग इलाकों में जो गैस की और तेल की, खासतौर पे पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो क्या होगी, लेकिन ख्वाहिश आपसे भी पहले ये समझ लेता हूं मैं कि इसकी जो कीमतें हैं चूंकि बढ़ रही हैं लगातार, उसका एक बड़ा असर, और उसके साथ साथ जो टैक्स वसूला जाता है खासतौर पे यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। यही वजह है कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग पेट्रोल डीजल के प्राइसेस होते हैं। इस वक्त क्या कुछ है आम लोगों पे, और इस पे लोगों की जेब पे इसका क्या असर पड़ रहा है? तो वो फ्यूल जो हम डेली यूज कर रहे हैं, लोग, आम लोग, चाहे वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है या फिर कोई भी है, तो उसमें अगर हम अभी तक की बात करें तो पेट्रोल डीजल में वैसा इजाफा देखने को नहीं आया जैसे कि बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो है देखने को आया है। गवर्नमेंट बड़ी सारी चीजों को लेकर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खुद में जो उनको मुनाफा जहां से उनको आता था, चाहे वो अलग अलग टैक्सेस की बात करें या फिर अगर आप कुछ ड्यूटीज की बात करें, उसमें सरकार कटौती कर रही है ताकि जो कंज्यूमर है उसको मारना पड़े और चीजें बेहतर की जा सके। लेकिन ये कब तक किया जाएगा, क्योंकि अगर जंग और बढ़ती है, हम देख रहे हैं कि रोज 1 से 2 जो गैस के टैंकर हैं वो एलपीजी टैंकर हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं, या फिर रशिया का तेल जो है वो भी आ रहा है। हालांकि रशिया ने ये भी कह दिया था कि वो अप्रैल की पहली तारीख से जो है वो पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देगा बाकी देशों को। तो भारत को बड़ी सारी चीजों का विकल्प देखना होगा, लेकिन सबसे नियर बाय भारत के जो सोर्सेज थे वो मिडल ईस्ट ही था, तो वहां से सबसे ज्यादा तेल आयात होता था। लेकिन अगर हम बात करें दूर की बात करें तो ब्राजील हो गया, ये बहुत दूर है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वहां से अगर टैंकर चलते थे यहाँ तो भारत तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो ऐसे में उसका असर साफ तौर पड़ेगा। और हम देख भी रहे हैं क्रूड ऑयल लगातार में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बीच में लेकिन उसमें गिरावट जरूर देखी गई थी, लेकिन फिर वो बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में क्रूड ऑयल जब बढ़ेगा तो उसका असर सीधे तौर पर हर जगह होगा, और जिस तरह से जितनी भी रिफाइनरी हैं या फिर जो ऑयल प्रोडक्शन के बड़े सेक्टर्स हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको जंग के कारण जो भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तो इतनी जल्दी वो रिपेयर नहीं होंगे और उत्पादन हो नहीं पाएगा। तो उसका असर यकीनन पूरी दुनिया पर होगा, भारत भी होगा। जितनी मर्जी सरकार कोशिश करने कंट्रोल चीजें करने की, लेकिन जब ग्लोबल क्राइसिस जिस तरह से चल रहे हैं और जब ये आगे और बढ़ेंगे तो भारत को भी उसमें झुकना पड़ेगा, और तब कहीं ना कहीं सरकार को और कोई विकल्प सोचनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि आम व्यक्ति को वो मारना पड़ेगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल यूज होने वाला फ्यूल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है। अगर 1-2 रुपए की बात करें, डीजल में बढ़ोतरी हो रही होगी। वहीं बहुत बड़ी राहत एक ये भी है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो होती है पेट्रोल में, वो जो 20% होता है, कहीं ना कहीं उससे भी हम भारतीय कंज्यूमर बचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खपत है उस पर थोड़ी कमी जरूर है एथनॉल मिक्स होने की वजह से। लेकिन बड़ी सारी चीजों को एनालाइज करना होगा यकीनन, तो उसका भी विकल्प सरकार को देखना है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर मिडल ईस्ट में ऐसे ही जंग जारी रहती है तो दूसरे विकल्पों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना होगा और वहां से ज्यादा जो बाइक है वो करनी होगी। हालांकि इंटरनेशनल डेट का असर पड़ेगा, जो टाइम जो लगता है शिप को पहुंचने का उसका वो टाइम वो वक्त लगेगा। तो ओवरऑल भारत में क्राइसिस अभी नहीं तो भविष्य में जरूर आएंगे अगर ये जंग खत्म नहीं होती है। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि ये जंग खत्म हो जाए। अगर नहीं होती है तो यकीनन लोगों तो फिर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम चीज ये है कि अब क्या मुकामी कारोबारी जो
साथी हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, क्या अब उनके पास बी प्लान है? क्योंकि इम्पैक्ट तो हर इलाके से हमने दिखा दी, लेकिन जो इनके जिम्मेदारान हैं, जो ख़ास तौर पे इन तमाम तर चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, क्या वो कहीं नए सिरे से कुछ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में अगर जंग थोड़ी बहुत और खिंचती है, जैसा कि असरात दिख रहे हैं, तो यकीनन एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम मालूमात के लिए, और आकिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो तारिक गनी के नाम से जाने जाते हैं। प्रेसिडेंट हैं CCI के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर के, और ये तमाम तर चीज़ें ख़ास तौर पे बेहतर तरीके से जानते हैं और इसका इम्पैक्ट भी समझते हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए दिन रात कोशां भी रहते हैं, यानी कि लगे रहते हैं। अब सवाल ये है, 2-3 चीज़ें जो ख़ास तौर पे मुझे जानने की ज़रूरत है कि अभी फ़िलहाल जो मुकामी कारोबारी कम्यूनिटी है, क्या वो किसी बी प्लान पर काम कर रही है? बहरान की सूरत में महफूज रास्ता क्या होगा? ये जो बहरान अभी चल रहा है उससे निकलने के लिए क्या अल्टरनेट कोई ऐसा रास्ता है हमारे पास, या कुछ ऐसी कोशिशें चल रही है? क्योंकि हुकूमत के वादे पे जिस तरीके से वक्त निकल रहा है, आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा गहन होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वक्ती तौर पे जो हम लंबी लंबी लाइनें, कतारें, लोगों के का प्लान और जो लॉकडाउन जैसी सूरत हाल हम देख पा रहे हैं, उससे हम कैसे निकलेंगे? अगर इसके ऊपर अगर आज बात नहीं की गई तो यकीनन कल बहुत देर हो जाएगी, और उसके बाद शायद जो लोग जिम्मेदार हैं आप उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, उनका क्या है, उनका कुछ नहीं जाता है। पिछली बार भी जैसे ही कुदरती आफात आए थे, आम लोगों पे इसका असर पड़ा था, और बड़े पैमाने पर सरकारी लेवल पे इतनी बड़ी कोशिश नहीं हुई थी जिसका हमने ढोंग रचाया था। हुकूमत और तिजारती इत्तेहाद किस हद तक तैयार हैं, वो कारोबार को, सनत को, मईशत को किस तरीके से वापस पटरी पे लाएंगे, और इन तमाम तर चीज़ों में जैसे कि छोटे कारोबारी या छोटे कारोबार या बड़े कारोबार या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जहां पे असर पड़ा है, उस पे जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्या वो इन तमाम तर चीज़ों में, जबकि जंग लंबी खिंच सकती है, क्या हम उन तमाम तर चीज़ों को सस्टेन करेंगे? और एक बहुत ही अहम चीज़ कि देखिए, इसका GDP पे तो असर पड़ता है, लेकिन GDP पर कैपिटा पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आम लोगों की ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप 7 समंदर पार किसी एक छोटे से आइलैंड पे हो, इंडिविजुअल या फिर पूरे ग्रुप के साथ आप वहां पे रह रहे हो, तो और वहां पे आपने ये सोच लिया है कि उनका असर वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो इस जंग का असर वहां तक पहुंचेगा। श्रीनगर से जैसा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरीके से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, कालीन का जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा है, और इसकी वजह से एग्जीबिशंस कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे निकला जा सकता है, प्लान B क्या है, और हुकूमत के दावों में और यकीन दहानी में क्या वाकई सच्चाई है या नहीं, वो तारिक गनी साहब जैसे लोग ही बता पाएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं। तारिक गनी साहब CCI के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका, और काफ़ी इंतज़ार के बाद हम आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वॉर में जो इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ये ख़तरा और ज़्यादा बढ़ने का है? देखिए, ओवरऑल तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर ये एशिया का ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, वेस्ट एशिया का, अगर ये कंटिन्यू होता है तो इसका बहुत ही बड़ा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खासकर हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। अगर हम अपनी बात करें इंडिया पे भी काफी असर पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है या गैस है, ये सारा वेस्ट एशिया से ही आता है। तो आपको पता है आज की डेट में सारा कुछ डिपेंड हमारा फ्यूल पे ही होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। अब हम अगर देखें अपने कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, राइट, हमारा सबसे बड़ा सीजन होता है स्प्रिंग में हमारे काफी बड़ी एग्जिबिशंस होती थी। रिसेंटली अभी हमारी 3 एग्जिबिशंस कैंसिल हो गई, एक डेनमार्क में थी, एक बीजिंग में थी, एक UAE में थी। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं कारपेट्स लेता हूं, ये सर्दियों में हमारे तैयार हो जाते हैं, शॉल्स तैयार हो जाते हैं, तो हम वेट कर रहे होते हैं यहाँ मार्च कब आएगा तो हम एग्जिट करें, और पूरे साल के लिए हम इसके ऑर्डर्स लेते हैं, चाहे वो खाली कारपेट नहीं बल्कि शॉल्स भी। और सबसे बड़ा हमारा मार्केट UAE है शॉल्स में, क्योंकि वो उसको हम तुरमा कहते हैं, जो सर में वो बांधते हैं
शेख जो भी वहां के होते हैं, ये इन बिटवीन 2 ईद्स के होते हैं। आपको पता है जंग ईद से पहले स्टार्ट हो गई, काफी हमारे ऑर्डर्स जो है वो रह गए, ऑर्डर मिले थे मगर कैंसिल हो गए। आज की डेट में 600 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें है जो कि बहुत ही गंभीर सुविधा है, जो हमने ऑर्डर्स डिस्पैच किए हुए हैं उसका पैसा हमारा करोड़ों में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर हम आज की डेट में बायर को कॉल करते हैं, पहले तो दिल्ली नहीं करेगा इंसान को मैं कॉल करूं, वो सोचेगा मैं मर रहा हूं और ये अपने पैसे के पीछे है, मगर बिजनेस है, करना है। जिसको भी हम कॉल करेंगे वो यही बोलता है आप थोड़ा वेट कीजिए, जब तक जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपकी पेमेंट रिलीज कर देंगे। आपको पता है बिजनेस में इस वक्त सबसे बड़ी बात है, जिसके पास भी पैसा है वो बहुत पैसा सेफ लेकर चलता है, क्योंकि ये पता नहीं है जंग कब तक रहेगी, कब तक चलेगी। सब सोचते हैं जितना पैसा हाथ में है, चाहे वो खाने में लगे हमें या जरूरी वो बहुत ज्यादा तरह से बहुत नुकसान होगा। मैं अभी जो देख रहा था रिसर्च में, उसमें 80,000 से ज्यादा लोग इस कारोबार से रोजगार कमाते हैं और करीब 250-300 करोड़ रुपए का फायदा इससे जम्मू कश्मीर को होता है। मुमकिन है कि इसमें ऊपर नीचे कुछ हो, खैर इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब यह है कि मैं आपसे जो गहराई से समझने की कोशिश करूंगा, जो मेरी रिसर्च है उसके अनुसार तारिक गनी जैसे लोगों ने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर के कालीन जैसे या दीगर जो तमाम तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत चीजें आती है, वो जम्मू कश्मीर की वो चीजें दुनिया के प्लेटफॉर्म तक जा पाई हैं और अब वो कारोबार कर रही हैं। मैं इसके पीछे की मेहनत पहले समझने की कोशिश करूंगा, कितना कुछ दाव पे लगा, कितनी कुछ मेहनत हुई आप लोगों की, तब जाकर के हमारे तमाम तर प्रोडक्ट्स, हमारे सामान दुनिया के नक्शे पे आ पाया या दुनिया में हम बेच पा रहे थे। बिल्कुल सही। देखिए मैं इसमें आपको एक चीज बोलूंगा, हमारा जो आर्टिजन होता है, आप डीलर को एक मिनट साइड पर रख दीजिए, हमारा जो आर्टिजन होता है ये पूरे साल जो इसको एग्रीकल्चर का पैसा आता है या खेती बाड़ी का पैसा आता है, ये विंटर्स के लिए सेफ रखता है, ये सोचता है। राइट। बिल्कुल। तो ये जिस तरीके से तारिक साहब कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों का पैसा, आम लोगों का, किसानों का, बागबानों का और ख्वातीन का, मर्द का, कारोबारियों का, या जो लोग रहते हैं या अलग अलग सेक्टर से पैसे जमा होकर के इसमें लगते हैं और फिर एक कारोबार इकट्ठा होकर के जम्मू कश्मीर के प्लेटफॉर्म से नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिर नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है। तारिक साहब प्लीज कंटिन्यू। तारिक साहब आवाज आ रही है हमारी? तो ये जो सिचुएशन है इसे समझने के लिए इतना ये समझ लीजिए कि दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के बाद और अपना खून पसीना जलाने के बाद तब जाकर के कोई प्रोडक्ट आपका दुनिया के नक्शे पे आता है। नेशनल लेवल पे भी एक जिले से, जिला भी छोड़ दीजिए, एक गांव से जिले स्तर तक कोई कारोबार को पहुंचाने के लिए इंसान का खून सूख जाता है। फिर जिले से स्टेट लेवल पे अलग अलग जिलों में फैलाना, फिर रीजन से जम्मू, रीजन से कश्मीर, कश्मीर रीजन से जम्मू और फिर जम्मू कश्मीर रियासत से दूसरी रियासत तक पहुंचाना, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टेक होल्डर्स लगे रहते हैं और कोशिशें बहुत ज़्यादा होती है। बड़े पैमाने पर इसमें दिन रात काम होता है और फिर नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन चैलेंज को कैसे पूरा किया है तारिक गनी साहब जैसे लोगों ने, और उसकी मिसालें तो वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे, लेकिन अब ये समझिए कि अगर ये कारोबार पे असर पड़ा है तो कितना कुछ दाव पे लगा है। तारिक साहब कितना कुछ दाव पे लगा है और सबसे ज्यादा कि किस तरीके से आप वहां तक पहुंच पाए इन तमाम तर चीजों को लेकर के? मुझे लगता है आज की डेट पर हमारा सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर हम हमारे आर्टिजन्स को ले लिए, जितना भी वो साल में कमाई करते हैं वो कारपेट्स में लगाते हैं, शॉल्स में लगाते हैं, ताकि स्प्रिंग आने वाला है। वो घर के मेंबर्स, पूरे मेंबर्स ही बैठ जाते हैं, चाहे वो कढ़ाई का काम हो, चाहे वो रूम पर बैठता हो इस टाइम। इस करके हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल्स पर, ये सारा स्प्रिंग एग्जिबिशंस में हमारा देखिए हमारी बहुत बड़ी थी स्प्रिंग एग्जिबिशन जो पूरे साल
ऑर्डर देती है जो हम पूरे साल में कैटर करते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये हो गया कि कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग हमारे दुबई में काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियां कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में या अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो उनकी नौकरियां भी जाने के लिए तैयार है और ऑलमोस्ट आधु ने जॉब छोड़कर वापस भी आ गए। आप अगर ओवरऑल इसका सिनेरियो देखेंगे ना, इसका असर सबसे ज्यादा हम जैसे देशों पर पड़ेगा। क्योंकि हमें जो एक्सपोर्ट है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा चीज है, इसका ज्यादा मेन मार्केट एक्सपोर्ट में ही है। कारपेट, पश्मीना शॉल, वॉलनट वुड, पेपर मैशी। आप देखिए 2 ईदों के बीच में यूएई और गल्फ कंट्रीज सबसे ज्यादा परचेज करती हैं ये आइटमें, ये छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद से। छोटी ईद पर भी वो ऑर्डर्स नहीं आए, अब वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स बड़ी ईद को हम बोलते हैं कुर्बानी ईद। मगर आज की डेट में ऑर्डर्स निल है, हमारे 600 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और सबसे बड़ी बात है जो हमारा बैकलॉग पैसा फंस गया, जिससे हम आधा पैसा लेते हैं फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। आज की डेट में हमारा टोटली ये फंस गया और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री का जो है वो बहुत लो आ रहा है और दिन ब दिन अगर ऊपर वाला ना करे, जंग बंद ना हो जाए, हम वो काफी डाउन आ जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज में, जिसका असर हमारे रुपए पे पड़ेगा। लेकिन तारिक साहब ये तो है, देखिए मुल्क में जीडीपी के योगदान में, आम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का, मैं जानता हूं, इस चीज को समझ भी रहा हूं। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि अब तो जो होना था हो गया, वार का इम्पैक्ट भी हमें दिख रहा है और आने वाले दिनों की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि जंग कब रुकेगी। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत से या आप जैसे स्टेक होल्डर्स या जिम्मेदारान लोग क्या हुकूमत से मिल बैठ करके इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? देखिए, हमने 2 दिन पहले एक्सपोर्ट कमेटी को लेटर्स लिखी है। हमारी जो ये एक्सपोर्ट्स हैं फिलहाल होल्ड पर है, मगर जो पेमेंट्स है कम से कम गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प करे, वो रिलीज करवाए। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के डीलर का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमारी एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, उस पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उस पर हमारी कारपेट प्रमोशन है, उसमें हमने हर जगह ये लेटर्स लिखी है। मगर मुझे लगता है आज की डेट में अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मगर मुझे लगता है देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा कुछ मसलों में। ये कोई छोटी रकम नहीं है, आप ये जान लीजिए, ये दिस मनी इज इन करोर्स जो एक्सपोर्ट जाती है। मैं खाली अपने स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया से जो सारा एक्सपोर्ट का पैसा थम गया। आपको ऊपर वाला ना करे, रुपये का वैल्यू डाउन हो गया इससे, और अगर रुपये थोड़ा सा डाउन हो जाएगी ये टोटल कैश क्रंच हो जाएगा। और मुझे लगता है हमें ऊपर वाला बचाए, बैंकरप्सी का भी इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर। यानी तारिक साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ख्वाब था, जिसे लगातार हमने पूरी करने की कोशिश की, 5 दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें हम शामिल हैं यानी कि इंडिया, तो क्या इस 5 बड़ी इकोनॉमिक में जिस तरीके से हमारी शमूलियत है, आपको लग रहा है कि अगर ये सिलसिला यूं ही रहा, पीएम मोदी साहब ने आगे बढ़ करके जंग नहीं रुकवाया या पार्टिसिपेट नहीं किया इन तमाम तर चीजों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक का ख्वाब है हमारा, इस चीज को बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें होती हैं लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोब पे, क्या इसमें धचका लगेगा, नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज वसूख से साफ कहता हूं, इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट में बहुत आगे है और हम 5वें नंबरों पे है पूरे वर्ल्ड में। मगर अगर इस वक्त इनिशियली इस पर कोई ये उठाया ना जाए स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप ना उठाया जाए, जंग रुकवाया ना जाए, मुझे लगता है हम काफी पीछे आ जाएंगे और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इकोनॉमी जो हमारी है, वो काफी डाउन हो जाएगी, जिस पर सिर्फ J&K को नहीं पूरी इंडिया को इसका असर पड़ेगा। देखिए, J&K में 2 बड़ी इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट, वो जंग से टोटल खत्म हो गई। अब रहा हमारा टूरिज्म। आज की डेट में सब लोग सोचते हैं घूमने के बजाय कोई भरोसा नहीं है, मैं पैसे बचा लूं, कल को पता नहीं क्या होगा। हमारी दोनों इंडस्ट्रीज बैठ गई। इसके बाद हमारी इंडस्ट्री आती है हॉर्टिकल्चर, हम एक्सपोर्ट करते। एप्पल जो हमारे अभी सीजन है तैयार हो जाएगा, आलमंड, वॉलनट, एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कहां भेजेंगे हम?
भेजेंगे तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि इसका पैसा हमें वापस मिलेगा? इस वक्त गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को काफी सीरियस होना चाहिए और लोगों को और अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए फ्रंट पे आना है। चाहे हमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो करना है। लोगों की इकोनॉमी बचानी है, कंट्री को बचाना है। क्या तारिक गनी साहब जैसे लोगों का कोई मशवरा होगा इसमें? देखिए, मेरा मशवरा है इमीडिएटली हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी हैं, काफी इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इनकी पहल से ये जंग रोका जाता है, एक तो हम वर्ल्ड में एक हिस्ट्री बन जाएगी। मोदी जी ने जंग रुकवाई और हमारी नहीं, सिर्फ इंडिया की, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें बच जाएगी। क्योंकि देखिए, वेस्ट एशिया आधे से ज्यादा दुनिया कवर करता है। यूरोपियन कंट्रीज पर इसका इफेक्ट पड़ गया, मिडल ईस्ट तो गया ही गया। मुझे लगता है इंडिया शुड टेक द लीड ये जंग बंदी करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने इसमें दिन बढ़ते जाएंगे उतनी खराबी होती जाएगी। आप देखिए, मैं छोटी सी मिसाल एक दूंगा आपको। कल कमर्शियल सिलेंडर में 200 रुपए चढ़ गए। आपका फूड महंगा हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में प्रॉब्लम हो रही है। यही चीजें हैं। और कल मैं आपको एक बात बोलूंगा, कल दिल्ली टू मुंबई टिकट 20,000 रुपए की हो गई है। तो ऐसे ट्रैवल पे भी असर पड़ेगा, ना कोई आ सकेगा ना जा सकेगा। ये तो वो कोविड जैसा हो जाएगा। ऊपर वाला बचाए, उससे सब कुछ स्टैंड बाय रहेगा। तो इसलिए हमारे पीएम साहब को इसमें लीड लेनी चाहिए। बाकी पूरा इंडिया उनके साथ है, मगर हमारी मोतबाना अपील है दैट मोदी साहब शुड टेक द लीड, स्टेप आउट करें और इन तमाम तर चीज़ों को, मसले को हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया तारिक गनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम तर इम्पैक्ट्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। ये जो ज़ाहिरी तौर पे छोटी छोटी चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये बड़ा असर लाएंगी। तारिक गनी साहब CCIK के यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और इन तमाम तर चीज़ों को गहराई से समझते हैं। कोशिश चल रही है कि जो कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बड़े कारोबारी, छोटे कारोबारी और तमाम तर चीज़ें, जैसे कि हमने कालीन की मिसालें दी और दीगर तमाम तर चीज़ें जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह की मिसालें दी तारिक साहब ने, इन तमाम तर चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि मुसीबत की घड़ी है और देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आने का खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।